हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू खोजाराम आईएएस एकेडमी। सो गाइस, अपनी ये सीरीज रहने वाली है, ये रहने वाली है एडिटोरियल सेक्शन की। ठीक है। आज अपन फर्स्ट एडिटोरियल से शुरू कर रहे हैं। तो पहला एडिटोरियल हमारा है वो रिसेंट में ही न्यूज़ में रहने वाला एक बहुत हॉट टॉपिक है, री इमेजिनिंग इंडियाज रेलवे सिस्टम। ओके। सो गाइस, हाल ही में आपने देखा होगा, न्यूज़ सुनी होगी, जून महीने में ही ट्रेन कोलिशन, एक एक्सीडेंट हो गया ट्रेन का। उसी के बाद रेलवे सिस्टम पर काफ़ी सारी जानकारियाँ आई, काफ़ी सारे चिंता करने वाले फैक्ट सामने आए। ठीक है। तो गाइज, ये एडिटोरियल है, ये बेस्ड ऑन है वेस्ट बंगाल ट्रेन एक्सीडेंट, वेस्ट बंगाल ट्रेन एक्सीडेंट हाइलाइट्स। ठीक है। जो अभी लेटेस्ट में हिंदू में 19/6/2024 को आया था। ठीक है। तो रिसेंट रेल एक्सीडेंट हुआ है सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में जून 16 को, वेयर अ फ्राइट ट्रेन कोलाइडेड विद पैसेंजर ट्रेन। ठीक है। नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी में आपस में टक्कर हो गई है। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी कंसर्न इशू इंडियन रेलवेज के बारे में उजागर करता है। तो इस पूरे एडिटोरियल सेक्शन में जो अपन चलेगा, अपनी सीरीज चलेगी आज की, तो उसमें अपन जानेंगे कि रेलवेज के अंदर क्या सुधार के तरीके हैं, रेलवेज की हिस्ट्री क्या रही है, रेलवेज का जो स्ट्रक्चर है बेसिक, वो किस प्रकार से डिवाइडेड है, किस तरह से एक तरीके से एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है। सो गाइज, जैसा कि आपने देखा है, अभी न्यूज़ में ट्रेंड में सुना है, अक्सर आप देख रहे होंगे, अभी भी हॉट टॉपिक है ये, द ट्रेजिक रेन एक्सीडेंट नियर सिलीगुड़ी इन वेस्ट बंगाल। ठीक है। सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में होने के बाद जहाँ पर एक गुड्स ट्रेन कोलाइडेड विद शेलदा कंचनजंगा एक्सप्रेस। ठीक है। इन दोनों के बीच में टक्कर हुई है। ठीक है। एक मालगाड़ी और शेलदा कंचनजंगा एक्सप्रेस के बीच में। ठीक है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आए हैं सेफ्टी को लेकर। ठीक है। इंडियन रेलवेज की सेफ्टी को लेकर ये हाल ही में हुआ सबसे लेटेस्ट एक्सीडेंट है, सबसे डेडलीस्ट एक्सीडेंट में से एक है। ठीक है। आप देखेंगे पिछले कुछ टाइम से रेलवेज के एक्सीडेंट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं और काफ़ी चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। ठीक है। 7 मेजर एक्सीडेंट हो चुके हैं 1995 से लेके अब तक। ठीक है। और लगभग लगभग 1600 डेथ्स अपन रेलवे एक्सीडेंट में देख चुके हैं अब तक 1995 के बाद से। ठीक है। इंडियन रेलवेज एक बहुत बड़ा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है भारत के लिहाज से। इंडियन रेल का इतिहास है, अपन आगे आने वाली स्लाइड्स में जानेंगे, काफ़ी पुराना है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा मीडियम है। यही कारण होता है कि इसके रिगार्डिंग जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, उन पर अब बात करी जाए, ये बहुत हाई टाइम है। ठीक है। आप इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को देखेंगे तो ये मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिसी चेंजिंग से, कि इंडियन रेलवेज में पॉलिसी चेंजिंग की कुछ रिक्वायरमेंट है। ठीक है। और नेटवर्क को एक्सपेंशन करने का, कि और डेंस लेवल पर नेटवर्क को लेके जाया जाए। ठीक है। लेकिन उसी के साथ साथ जो ये फेलियर हो रहा है, जो सिस्टम में फेलियर हो रहा है, ट्रेन को सेंस करने में फेलियर हो रहा है, पैसेंजर्स की भीड़ बढ़ रही है, मेंटेन करने में सिस्टम को बहुत ज़्यादा जोर आ रहा है, सिस्टम ओवरवर्क चल रहा है, इन सब के रिगार्डिंग अपन आगे आने वाले स्लाइड्स में बात करेंगे। ठीक है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एक मेजर कारण है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंडियन रेलवेज का इतिहास है वो काफ़ी 100 साल से भी ज़्यादा पुराने का है। तो आज भी कई ऐसे इलाके हैं, ब्रिजेस हुए, रेलवे ट्रैक्स हुए, आपके ट्रेन्स हुई, जिन्हें मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे का, वो काफ़ी एज के प्रॉब्लम से गुजर रहा है, काफ़ी पुराना है। ठीक है। तो एक स्ट्रैटेजिकली एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, जहाँ पर एक रिलायबल, एफिशिएंट और सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर्स के लिए और गुड्स के लिए क्रिएट किया जा सके। ठीक है। तो आइए जानते हैं इस स्लाइड में कि करंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है इंडियन रेलवेज का, कि इंडियन रेलवेज किस प्रकार से, किस तरीके से बनी हुई है। ठीक है। तो इंडियन रेलवेज को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडियन रेलवेज शुरू हुई थी, सबसे पहला जो नेटवर्क डाला गया था वो डाला गया था 1853 में। ठीक है। और आज ये दुनिया का सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है। आज ये दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है भारतीय रेल। ठीक है। तो फर्स्ट रेलवे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आई थी, वो लगभग 21 माइल्स के आसपास डिस्टेंस कवर किया था। कहाँ से कहाँ तक? बॉम्बे से थाने तक। ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है एडिटोरियल में। अगर आप इस लिहाज से चले तो जो भी बच्चे आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी रेलेवेंट रहेगी। जो बच्चे और एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी पर्टिकुलरली ये वाली इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है। इंडिया
इस टाइम पे प्रोजेक्ट कर रहा है 40% ऑफ टोटल ग्लोबल शेयर रेल एक्टिविटी में बाय 2050, ठीक है। तो इंडियन रेलवे क्राफ्टेड द नेशनल रेल प्लान फॉर 2030 टू डेवलप मॉडर्न रेलवे सिस्टम। तो ये बात हम स्वीकार कर रहे हैं, सरकार भी स्वीकार कर रही है कि मॉडर्नाइजेशन की इंडियन रेलवेज में काफ़ी ज़रूरत है। तो बाय 2030 एक प्लान तैयार किया गया है नेशनल रेल प्लान के नाम से, NRP, ठीक है। ये डेवलप करेगा मॉडर्न रेलवे सिस्टम को 2030 तक, ठीक है। रेवेन्यू 2022-23 में कितनी जनरेट करी है इंडियन रेलवेज के द्वारा, वो जान लेते हैं। तो रेलवेज ने बेसिकली 69%, 69% ऑफ इंटरनल रेवेन्यू जनरेट किया है गुड से। जो मालगाड़ी होती है, जो माल इधर से उधर ले जाती है, तो उससे 69% के आसपास तक का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। 24% जनरेट हुआ है पैसेंजर से, जो आप लोग, हम लोग, आम लोग ट्रैवल करते हैं। लगभग 24% के आसपास वो रेलवे का टोटल रेवेन्यू प्रोड्यूस करता है। बचा 7%, जो 7% रेलवे का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो मिसलिनियस सोर्सेस है। जैसे मिसलिनियस मतलब एक्स्ट्रा और भी चीज़ें होती है, जैसे पार्सल सर्विस हो गई, लोग गाड़ी अपनी एक जगह से दूसरी जगह रेल के थ्रू भेजते हैं, बाइक भेजते हैं, सामान भेजते हैं, पार्सल भेजते हैं, पोस्टल सर्विसेज हैं वो भी रेलवे के थ्रू डिलीवर होती है। तो ये सारी चीज़ें, पार्सल सर्विसेज हो गया, कोचिंग रिसिप्ट हो गई, सेल्स और प्लेटफॉर्म टिकट हो गया, प्लेटफॉर्म पे आप जो टिकट खरीदते हैं प्लेटफॉर्म पे खड़े होने के लिए, और चार्जेस जो पे करते हैं आप, वो भी इंडियन रेलवेज की कमाई में आता है। तो उसका टोटल मिलकर होता है 7% ऑफ टोटल रेलवे की अर्निंग का, ठीक है। स्ट्रक्चर किस प्रकार से इंडियन रेलवेज का, ये जान लेते हैं कि इंडियन रेलवेज को संभालने के लिए मंत्रालय जो बनाया गया है वो बनाया गया है रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है उसकी? रेल मंत्रालय की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रेलवे के लिए पॉलिसी फॉर्मेशन करे और स्ट्रैटेजिकली उस पॉलिसी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट करे, ठीक है। दूसरा क्या होता है बच्चों कि ओवरसीज बजटरी, जो बजट एलोकेट होता है रेलवे के लिए, उसको देखा जाता है रेल मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। मेजर जो रेलवे प्रोजेक्ट्स आते हैं, जो भी कोई बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सपेंशन प्लान है, सुधार करना है और इलेक्ट्रिक रेल में कन्वर्ट करना है, ये सारी चीजें कन्वर्ट करी जाती हैं किससे? एक्सपेंशन किया जाता है किससे? रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। पॉलिसी फॉर्मेशन गाइडेंस फॉर रेलवे बोर्ड, अब क्या है बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर ही रेलवे बोर्ड बने हुए हैं, डिफरेंट रेलवे बोर्ड्स हैं, तो उनको भी, उनके लिए भी पॉलिसी बनाना रेलवे बोर्ड्स के लिए ये काम होता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बजट 2024-25 की, जहां पर टोटल कैपिटल आउटले कितना है? 2.52 लाख करोड़। अगर यूएस डॉलर में देखें तो 30.3 बिलियन यूएस डॉलर का कैपिटल आउटले तैयार किया गया है इंडियन रेलवेज के लिए, ठीक है। ये एलोकेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को, रेल मंत्रालय को, ताकि रेलवे में सुधार किए जा सके, एडवांस लेवल पर रेलवे को आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, गवर्नमेंट ने अलाउ किया है 100% FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब बच्चों, अगर कोई बाहर की कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो डायरेक्टली अब रेलवे के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है। पहले कुछ प्रतिशत, और वो भी किसी भारतीय कंपनी के द्वारा मिलकर ही किया जा सकता था, लेकिन अब FDI का मतलब ये होता है 100% खोलने का, कि वो पूरा का पूरा चीज एक्वायर कर सकती है बिना किसी कंपनी के मीडिएटरशिप के करे हुए, ठीक है। अब भारतीय कंपनी की मीडिएटरशिप की जरूरत नहीं है, बाहर की कोई कंपनी भी अगर भारतीय रेलवे का कोई प्रोजेक्ट लेना चाहती है तो उसमें 100% स्टेक ले सकती है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं रेलवे बोर्ड की, ठीक है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं रेलवे बोर्ड की, ये जानकारी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर हम ये शब्द सुनते हैं रेलवेज, रेलवे बोर्ड। तो यहाँ पर रेलवे बोर्ड है क्या, उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो भी पॉलिसी बनाता है बच्चों, उसको इम्प्लीमेंट करता है हमारा रेलवे बोर्ड, ठीक है। ये ओवरसी करता है डे टू डे ऑपरेशंस को इंडियन रेलवेज के, ये फॉर्मुलेट करता है लॉन्ग टर्म प्लान नेटवर्क सेफ्टी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, सेफ्टी इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है। तो जो पॉलिसीज, एक चीज हमें यहाँ से समझ में आ गई, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो पॉलिसी बनाता है वो रेलवे बोर्ड के पास जाती है, इंप्लीमेंट करता है रेलवे बोर्ड, ठीक है। अगला देखिए क्या है कि ये इशू करता है गाइडलाइंस एंड डायरेक्शन जोनल रेलवे को, ठीक है। अब जोनल बोर्ड, रेलवे बोर्ड के बाद भी डिवीजन आ जाता है जोनल रेलवेज में, ठीक है। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आई, उसके अंदर आया जोनल रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड्स के अंदर आ जाते हैं अलग अलग जोनल रेलवेज,
ठीक है। जान लेते हैं अब जोनल रेलवे के अंदर क्या क्या होता है। अभी इस टाइम पे बच्चों 17 जोनल रेलवे अनाउंस्ड हैं, इस टाइम पर हैं भारत के अंदर। जून 2024 की अगर बात कर ले तो 18वां जोन अभी प्रपोज्ड है, बना नहीं है, डिक्लेयर नहीं किया गया है। 18वां कौन सा जोन है? साउथ कोस्ट रेलवे। ठीक है। स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहता है बेटा जोनल रेलवेज का, कि जोनल रेलवेज को और डिवाइड किया जाता है, जो कि डिविजनल रेलवे मैनेजर्स मेंटेन करते हैं। डीआरएम की एक पोस्ट होती है, केंद्रीय सरकार के द्वारा निकाली गई नौकरियां होती है। आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू रेलवे में जो भर्तियां होती हैं उसके थ्रू एक जो सीनियर पोजीशन पे जाता है वो डीआरएम की पोस्ट पे जाते हैं, तो काफी सीनियर अधिकारी होती है, वो संभालते हैं डिविजनल रेलवेज। ठीक है। जोनल रेलवेज के अंदर भी डिविजन्स होते हैं। अब एक डिवीजन और डिवाइड होता है स्मॉलर यूनिट्स के अंदर। ठीक है। इसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। क्या फंक्शन होता है? स्मॉलर यूनिट्स स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जैसे वर्कशॉप्स मैनेज करना हुआ, ट्रैफिक मैनेज करना हुआ। ठीक है। तो एक प्रकार से बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड वे में रेलवेज को विभाजित किया हुआ है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बेहतरीन है। ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बेटा, कि ईच सारे के सारे जो जोन है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एफिशिएंट और सेफ ऑपरेशन के लिए अपने एरिया के अंदर। जो भी जोन के अंदर एरिया आ रहा है उसके अंदर एफिशिएंटली सारे रेलवे के फंक्शन हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारे जोन्स की। ठीक है। दूसरा क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जोन्स को देखना होता है कि मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक, कि जो रेल की पट्टियां हैं वो सब सही हैं। ठीक है। रोलिंग स्टॉक्स हैं, जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है जोन के अंदर वो बिल्कुल अच्छे से मेंटेन है। ये काम होता है एक जोन के अंदर कर्मचारियों का। ठीक है। जो ऑफिसर्स होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो एक जोन के अंदर इन सब चीजों को देखते हैं। साथ ही साथ उसके एक सेफ्टी रेगुलेशन और प्रोसीजर्स को देखने का काम भी है किसका? जोन के अंदर जो तैनात कर्मचारी हैं उनका। ठीक है। प्लस रेवेन्यू जनरेशन का काम भी होता है, टिकट बेचकर गुड्स के चार्जेस, जैसे जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मालगाड़ी का जो माल आता है, कई स्टोरेज सेंटर्स बने हुए हैं, उन सबसे जो पैसा इकट्ठा होता है वो काम होता है एक जोन का। ठीक है। अब मेजर इश्यूज क्या हैं इंडियन रेलवेज के साथ, इतिहास हमने जान लिया, स्ट्रक्चर को हमने अब समझ लिया, जो दिक्कत जहां आ रही है, जहां मेजर इशू आ रहा है, अब उसको भी जान लेते हैं। मेजर इशू इंडियन रेलवेज से रिलेटेड है कि एक्सीडेंट्स एंड डिरेलमेंट सबसे ज्यादा हो रहे हैं। डिरेलमेंट मतलब पट्टी से उतर जाना, एक्सीडेंट मतलब आपस में टकरा जाना, किसी ना किसी तरीके की रेलवे दुर्घटना हो जाना। ठीक है। उसका सबसे विशेष कारण जो अब तक समझ में आया है, जो इंट्रोस्पेक्ट करने पर देखा गया है, वो है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस। ठीक है। अब एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुराना है, दूसरा उसको मेंटेन करने में दिक्कत आ रही है। अब सबसे बड़ा जो इशू है वो क्या हुआ, फिर एजिंग असेट्स हुआ, मेंटेनेंस हुआ। क्या है इससे क्या हो रहा है बेटा? एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बहुत शॉर्ट शॉर्ट टाइम में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ट्रेन पटरी से उतर जा रही है, डीरेलमेंट हो रहा है, आपस में टकरा जा रही है, कोलिजन हो रहा है। ठीक है। हाल ही में कैग ने, हमारे जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, ठीक है, आर्टिकल 76 को एक बार देखिएगा भारत के संविधान के, वहां पर मेंशन होगा कैग। तो कैग हमारी जो एक संवैधानिक बॉडी है, ठीक है, उन्होंने ही एक रिपोर्ट निकाली है जो काफी सीरियस कंसर्न रेज करता है किसके ऊपर? सिग्नल फेलियर के ऊपर, रेलवे फ्रैक्चर्स के ऊपर। और मेजर सिग्नल फेलियर्स, रेलवे फ्रैक्चर्स मेजर कंट्रीब्यूटर हैं एक्सीडेंट के लिए, ये अपनी रिपोर्ट में लिखा है कैग ने। ठीक है। तो ये जो बालासोर ट्रेन कोलिजन हुआ था 2023 में, आपको याद हो न्यूज में लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही भीषण तरीके का एक्सीडेंट हुआ था। मतलब देखकर उन तस्वीरों को मतलब मन को इतना आघात पहुंचा था, पूरा देश ही एक तरीके से शॉक में चला गया था वो ट्रेन एक्सीडेंट देख के। इट वाज सच अ ह्यूज एक्सीडेंट। ठीक है। 2023 में हुआ था। वो रिमाइंडर है इन सब इश्यूज का। ठीक है। अब क्या है कि साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के और सेफ्टी इश्यूज के एक बहुत बड़ा इशू है फाइनेंस। रेलवेज के सामने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम भी है, कि अक्सर हम देखते हैं, सुना होगा आपने 8-10 साल पहले कि भाई हाँ रेलवेज नुकसान में चल रहा है, फायदे में लाना है। इतना बड़ा नेटवर्क जिसपे हमारे देश, एक तरीके से हमारे देश की ट्रांसपोर्टेशन में बैकबोन है इंडियन रेलवेज। ठीक है। लेकिन आज के दिन बहुत सिग्निफिकेंट चैलेंज फेस कर रहा है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के मामले में। ठीक है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब जितनी लागत है क्या उतना खर्चा निकल रहा है रेलवे से, इसी चीज को अपन बोलते हैं बेटा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है। तो अब
एक बहुत मेजर चैलेंज है कि प्रॉफिटेबिलिटी के तरफ भी ध्यान दिया जाए, खासकर जो मालगाड़ी है, गुड्स सेगमेंट में जो ट्रेन्स डील करती हैं, ठीक है। और मेजर जो इशू है वो है बेटा जो पैसेंजर ट्रेन्स आती हैं उसका लॉसेस, कि ट्रेन को जो चलाने में खर्चा लग रहा है और टिकट से जितना खर्चा निकल रहा है वो पूरा नहीं पड़ रहा है, ठीक है। 2023 की एक रिपोर्ट में कैग ने हाईलाइट किया है कि लॉस हो रहा है 68,269 करोड़ का पैसेंजर सर्विस के अंदर, ठीक है। और इसको कंपनसेट करना है मालगाड़ी वाली गाड़ियों से, कि जो फ्राइट सर्विसेज होता है बेटा, जो मालगाड़ी वाली गाड़ियां होती है, गुड्स पहुंचाए जाते हैं, उन्हें फ्राइट सर्विसेज बोलते हैं, उससे कंपनसेट करना है कि यहां का लॉस एटलीस्ट वहां कवर हो जाए। दूसरा सबसे मेजर इशू जो आया है वो है स्लो जर्नी का। ट्रेनें टाइम पर नहीं, अक्सर आप और हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड जो हमारी ट्रेन की पाई गई है वो है लगभग 50 से 51 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 50 से 51 किलोमीटर, ठीक है। एक मिशन रफ्तार था, उससे काफी जो इंप्रूवमेंट की गुंजाइश थी पर हो नहीं पाया, लेकिन एवरेज स्पीड आज भी हमारा 50 से 51 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो ये मेजर इश्यूज आ गए, ठीक है। दूसरा है कि सेमी हाई स्पीड की वंदे भारत ट्रेन को काफी प्रमोट किया जा रहा है इसी चीज को काउंटर करने के लिए, ठीक है। काफी स्पीड में इंप्रूवमेंट हुआ है, वंदे भारत ट्रेन के बारे में सबने पूछा है, ठीक है। लेकिन जो भीड़ भाड़ है ट्रेन के अंदर, आप देखते हैं कि मतलब नॉर्मल बोगी में भी सीट्स के अलावा भी पैसेंजर्स खड़े हुए हैं, नीचे जमीन पर बैठे हुए हैं, ये चीज वंदे भारत के अंदर भी देखी जा रही है। तो एक तरीके से क्राउड स्लगिशनेस होना ट्रैवल के टाइम पर, वो दिक्कत है आज भी वंदे भारत के अंदर, तो एक ही मेजर कंसर्न बना हुआ है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है बेटा वो है स्लो इंटीग्रेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो इंडियन रेलवेज ने काफी स्लो किया है अडॉप्ट करने में, ठीक है, बहुत स्लोली, बहुत धीरे धीरे अडॉप्ट कर रही है नई टेक्नोलॉजीज को, ठीक है, जो कि काफी एफिशिएंट और फास्ट वे में होना चाहिए था, ठीक है। दूसरा, इंडियन रेलवेज को सेफ्टी पे, अपनी एफिशिएंसी पे और कस्टमर सर्विस और एक्सपीरियंस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। काफी प्रॉब्लम्स इसमें आ रही हैं डे टू डे लाइफ में, आप और हम भी देख सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो गया इसका, अगर आप एग्जाम्पल उठाना चाहें तो इस आर्टिकल में बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिया हुआ है। डिस्पाइट इट्स पोटेंशियल टू प्रिवेंट ट्रेन कोलिजन, द डिप्लॉयमेंट ऑफ कवच सिस्टम हैज बीन स्लो इन इंडिया। कवच सिस्टम एक बहुत बेहतरीन सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली एक सर्टेन डिस्टेंस में आके ये सेंस कर लेता है कि दो ट्रेनें आमने सामने हैं और ट्रेनों को सिग्नल देता है कि रोक दीजिए। लेकिन ये जो सिस्टम है सेफ्टी का बहुत अच्छा सिस्टम है, बट इंडिया में इंप्लीमेंट होने में बहुत स्लो पेस से ये टाइम ले रहा है, ठीक है। तो अब तक इंस्टॉल हो चुके हैं टोटल 1465 किलोमीटर के ट्रैक्स और 139 लोकोमोटिव्स, मतलब 139 ट्रेनों के अंदर साउथ सेंट्रल रेलवे जो जोन है उसके अंदर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स of an additional 3000 kilometers has been awarded by deployment remains pending। सबसे बड़ा इशू ये है कि 3000 किलोमीटर तक और इस टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय कर दिया गया, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है, पेंडिंग है, ठीक है। अपने आप में ही ये एक रीजंस बता रहा है कि क्यों हाल ही में इतने एक्सीडेंट्स वगैरह और ये चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी स्लो रेट से ये चीज़ आगे पनप रही है, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, पीपीपी मॉडल में, ठीक है। अक्सर आप देखेंगे कि इकोनॉमिक मॉडल का एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है पीपीपी मॉडल, जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इंडियन रेलवेज अच्छे से लेवरेज नहीं कर पा रही है पीपीपी मॉडल को, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, ऑपरेशंस में, सर्विस डिलीवरी में, हैंडलिंग द मोबिलिटी ऑफ प्राइवेट कैपिटल, ठीक है, यूज करने में प्राइवेट कैपिटल को ढंग से सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, ठीक है। अब काफ़ी सारी प्राइवेट ट्रेन्स भी इंट्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, जैसे भारत गौरव, जो लेकिन इंट्रोडक्शन के बाद भी काफ़ी चैलेंजेस एक तरीके से फेस कर रही है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट को भी कि किस प्रकार से गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप को यहाँ पर बांटा जाए और ऑटोनॉमी लाई जाए एक ऑपरेशन में, ठीक है। ऑटोनॉमी मतलब बेटा एक स्वतंत्र तरीके से ऑपरेशंस हो सके, अच्छे से कंडक्ट हो सके, ठीक है, और रेगुलेशंस लाए जाएं, ठीक है। अब क्या है, फैक्टर सच एज कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्चुअल फ्रेमवर्क।
अब क्या है कि इन सबको करने में पीपीपी मॉडल को चलाने के लिए बेटा बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लगते हैं। अब वो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है कि अपने आप में ही अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रही है तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक ये चीज़ बन जाती है। ठीक है, तो लिमिटेड रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म एंड ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हाल ही में हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर भी देखा गया है कि बाहर की कंपनीज आके यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसमें एक जगह से दूसरी जगह जाना, 100 एजेंसियों के एनओसीज लेना, परमिशंस लेना, तो इसमें क्या है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल आता है एक्चुअली में। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर पीपीपी मॉडल के अंदर देखने मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इनफेक्टिव असेट यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, अब इंडियन रेलवेज ने बेटा फेस किया है क्या, अच्छे से वो यूटिलाइज नहीं कर पा रही है असेट्स को और मेंटेन भी नहीं कर पा रही है। जैसे रोलिंग स्टॉक हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बार डेवलप कर दिया लेकिन उसे मेंटेन नहीं किया जा रहा है। लैंड रिसोर्सेज हो गए, जो ज़मीनें हैं रेलवेज की, उसे मेंटेन नहीं किया जा रहा है। इनसेफिशिएंसी से काम हो रहा है, एफिशिएंसी अच्छी नहीं आ रही है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका लिया है बहुत बेहतरीन इस एडिटोरियल के अंदर कि अप्रैल 2023 में एक अबैंडन्ड रेलवे ब्रिज, एक ऐसा ब्रिज जिसे खाली कर दिया, अब उस पर से रेल नहीं गुजरती, वेइंग 500 टन वॉज स्टोलन। ठीक है, 500 टन का उसमें सामान था, उसे चोरी कर लिया गया। कहां से, अमियावार विलेज, रोहतास डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। ठीक है, तो अपने आप में ही असेट मैनेज नहीं हो पा रहे। फरवरी 2023 में 2 किलोमीटर्स ऑफ रेलवे ट्रैक वर्थ करोड़ ऑफ रुपीस वॉज स्टोलन। कि स्क्रैप डीलर्स मतलब बेटा कबाड़ का काम करने वाले लोगों ने 2 किलोमीटर तक का रेलवे ट्रैक ही उखाड़ लिया। ठीक है, और उसको बेच दिया। अगर आप उसकी वैल्यूएशन निकालेंगे तो वो करोड़ों में थी। कहाँ पर, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये चीज़ हो गई। तो एक प्रकार से ये बहुत दिक्कत आ रही है, इसमें सिस्टम के लोग ही इन्वॉल्व हैं, ये भी देखा गया। आरपीएफ पर्सनल के साथ ये मिलकर किया गया था। तो मेजर ये इनफेक्टिव असेट यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस का इशू है। ठीक है, अब रिकमेंडेशन क्या क्या आए, अलग अलग कमिटीज का गठन किया गया बेटा, रिकमेंड किया गया कि कैसे एनहेंस किया जाए रेलवे सेफ्टी को, जिसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी थी काकोदकर कमेटी 2012। इसे एस्टैब्लिश किया गया था एक स्टैट्यूटरी रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी ने। ये फॉर्म करता है एक नॉन लैप्सेबल राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष RRSK, जो जिसका वर्थ है बेटा 1 लाख करोड़ 5 साल के अंदर सेफ्टी प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्च किए जाए। 2012 में रिकमेंड कर दिया गया था काकोदकर कमेटी के द्वारा। ठीक है, अब इसमें क्या है रिकमेंडेशन में बेटा कि अडॉप्ट करना पड़ेगा आपको एडवांस टेक्नोलॉजीज को, ट्रैक मेंटेनेंस को। ठीक है, और बार बार आपको इंस्पेक्ट करना होगा। ठीक है, दूसरा इसमें नेक्स्ट रिकमेंडेशन क्या था कमेटी का कि आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, आपको रेलवे के अंदर भर्तियां करनी पड़ेंगी, आपको अपने ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को, रेलवे को मेंटेन करना पड़ेगा। इसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। साथ ही साथ इंश्योर करते हैं इंडिपेंडेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस को, कि जब भी किसी प्रकार की दुर्घटना, रेल दुर्घटना हो रही है तो उसकी जांच काफी अंदर तक हो, काफी डिटेल्ड मैनर में हो, जिससे कि एग्जैक्ट कारण की भूल चूक कहां हुई है सिस्टम के अंदर ये पकड़ में आ सके। ठीक है, इसी प्रकार से एक और कमेटी बनाई गई बेटा, बिबेक देब्रॉय कमेटी। इस 2014 के अंदर इसने रिकमेंड किया था कि रेलवे बजट को जनरल बजट से सेपरेट किया जाए। ठीक है, सेपरेटिंग रेलवे बजट फ्रॉम जनरल बजट। रेलवे अपने आप में ही इतना बड़ा नेटवर्क है कि उसके लिए बजट एलोकेशन अलग से केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। आउटसोर्स करी जाए नॉन कोर एक्टिविटीज को। ठीक है, जब पूरा सरकार नहीं संभाल पा रही तो उसको आउटसोर्स करना पड़ेगा। रेलवे एक एस्टैब्लिश किया जाए बेटा, किस चीज को, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी को। एक इस प्रकार की अथॉरिटी बनाई जाए जिसका सिर्फ और सिर्फ काम हो कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख सके। ठीक है, इसी प्रकार से एक और कमेटी बनाई गई बेटा, विनोद राय कमेटी 2015। विनोद राय कमेटी के सजेशंस ये थे कि सेटअप करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी को। ठीक है, एक स्टैट्यूटरी पावर की एक एक्ट से या किसी लॉ के हिसाब से आपको सेटअप करना पड़ेगा, वो होता है स्टैट्यूटरी पावर्स। ठीक है, दूसरा फॉर्मेशन करना पड़ेगा बेटा रेलवे एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड को, ताकि इंक्वायरी हो सके, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, पार्शियलिटी ना हो। अगेन इस कमेटी ने भी रिकमेंड किया कि इंक्वायरी काफी डिटेल्ड वे में हो, बिना किसी भेदभाव के हो, जहां पर
किसी प्रकार का पॉलिटिकल प्रेशर या इंटरनल डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। और नेक्स्ट क्या दिया कि सेपरेट करना पड़ेगा बेटा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को, ठीक है, और मेंटेन करने के लिए अलग से असेट क्रिएट करने पड़ेंगे। रेलवे असेट को मेंटेन करने के लिए अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट करने पड़ेंगे, या आप ये कह लीजिए आउटसोर्स करना पड़ेगा, पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अलग से आपको डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या था इसका रिकमेंडेशन की इंप्लीमेंटेशन अ परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर रेलवे एम्प्लॉइज, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चलानी पड़ेगी रेलवे एम्प्लॉयज के लिए, ताकि उन्हें बढ़ावा मिल सके, वो अपनी सर्विस को ढंग से कर सकें, अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकें, ठीक है। एक और कमेटी बनाई गई थी राकेश मोहन कमेटी 2010, ये सजेशंस दी हैं उसने, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो लेटेस्ट कमिटीज आई हैं उनके रिकमेंडेशंस, ठीक है। इन्होंने भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अलग अलग एक प्रकार से सजेशंस दिए, जैसे रिवैम्प द अकाउंटिंग सिस्टम टू अलाइन द इंडियन गैप जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये रेलवे के फाइनेंस से संबंधित है तो अलग से एक अकाउंटिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार से एक्सपेंड करना पड़ेगा एफएमसीजी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को, आईटी कार्गोज को एंड ऑटोमोबाइल सेगमेंट को, इनको एक्सपैंड करना पड़ेगा। फोकस करना पड़ेगा लंबी जर्नी के लिए इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट स्पीड अपग्रेड, दोबारा से स्पीड का इशू यहां पर आया, जो कि हाल ही में देखा गया था कि स्पीड का इशू है। 50 से 51 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हमारी ट्रेनें या रेलवेज वर्क कर रहा है, तो स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। आपको हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स बनाने पड़ेंगे पैसेंजर सर्विसेज के लिए, ठीक है। ये इस कमेटी ने, राकेश मोहन कमेटी 2010 ने ये रिकमेंडेशन दिया था। इंप्रूव करना पड़ेगा कनेक्टिविटी को इस प्रकार से कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके पास से रेलवे नेटवर्क गुजर सके, और जो मेजर अपने बंदरगाह हैं, पोर्ट्स हैं, उसके पास से भी रेलवे लाइंस जा सके, जिससे कि कम्यूटेशन में एक प्रकार से कम्युनिकेशन में आसानी हो, ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो, ठीक है। नेक्स्ट इसने कहा था कि डेवलप करना चाहिए लॉजिस्टिक पार्क। लॉजिस्टिक एक प्रकार से बेटा किसी भी चीज की पैकिंग से संबंधित या किसी भी चीज को स्टोर करने से संबंधित लॉजिस्टिक्स होता है, तो इस प्रकार के बहुत सारे नेटवर्क हब्स बनाने पड़ेंगे देश के अंदर। ये राकेश मोहन कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था। अब क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं इंडियन रेलवे सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए? सबसे पहले बेटा इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लिंग्विस्टिक लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब लॉजिस्टिक सॉल्यूशन क्रिएट करना पड़ेगा ताकि अच्छे से बिना किसी रोक टोक के कंबाइंड रेल, रोड एंड एयर ट्रांसपोर्ट मोड्स ऑफ एफिशिएंट डोर टू डोर मूवमेंट गुड्स और पैसेंजर का हो सके। कहने की बात यही है बेटा, जो अपन पिछली स्लाइड में डिस्कस करते आ रहे हैं कि कनेक्टिविटी हो, फास्ट हो और अच्छे से ये सारी चीजें मेंटेन हो। फिर लॉजिस्टिक पार्क्स बनाने पड़ेंगे मेजर इंडस्ट्रियल पोर्ट्स के आसपास, हब्स के आसपास, क्लस्टर्स के आसपास, ताकि कनेक्टिविटी अच्छे से हो। लास्ट माइल तक, आखिर तक भी रेलवे का नेटवर्क को इस प्रकार से देश के अंदर और आगे बिछाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। हम कोल पेट्रोल पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। एक डेवलपिंग कंट्री होने के नाते हमें रिन्यूएबल सोर्सेज पर जाना पड़ेगा, जैसे सोलर, विंड, बायोमास और क्लीन एनर्जी के अलग अलग सोर्सेस हो, ठीक है। अंडरटेकिंग लेनी पड़ेगी लार्ज स्केल इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल्स, ठीक है। रूफ टॉप पर आपको सोलर पैनल्स लगाने पड़ेंगे जिससे कि बचत करी जा सके, एनवायरनमेंट को क्लीन किया जा सके और इन्वेस्टमेंट को कम किया जा सके। इसी प्रकार से बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक एंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर हमें अपने लोकोमोटिव्स और इंजन्स को और ऑक्सिलरी पावर्स को ऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि रेलवेज की जो कार्बन फुटप्रिंट है उसे कम किया जा सके। कार्बन फुटप्रिंट होता है बेटा की अमाउंट ऑफ कार्बन एमिटेड व्हाइल यूजिंग द सर्विसेज, ठीक है, इसे कम किया जा सके। तो ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया सजेशंस है। नेक्स्ट है बेटा इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, आईटीएस। क्या होता है बेटा? इंप्लीमेंटिंग एडवांस आईटीएस सॉल्यूशंस, जहां पर रियल टाइम ट्रैफिक मैनेजमेंट, बस खाली ऑन पेपर या ऑन फाइल पर ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छे से दिखाने से काम ना चले। रियलिटी में भी जो ऑन ग्राउंड है वहां पर ट्रैफिक मतलब ट्रेन के आवागमन को सही से मेंटेन किया जा सके और ऑटोमेटेड ट्रेन कंट्रोल लगाया जा सके। इंटेलिजेंट सिग्नलिंग हो, कवच अच्छे से मेंटेन हो, जो कवच सिस्टम है उसका ऑपरेशन बिल्कुल सही तरीके से हो और ज्यादा से ज्यादा लेवल तक ये फैलाया जाए, ठीक है। इंडिया को जर्मनी के ड्यूशे बैन रिओन्ड पंक्चुअलिटी ऑपरेशनल एफिशिएंसी से भी सीखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। साथ ही में बेटा वैल्यू कैप्चर करनी पड़ेगी लैंड डेवलपमेंट में। क्या है? असेट्स रेलवे स्टेशन के आसपास इस तरह से बनाने पड़ेंगे कि कॉमर्शियली उसको यूटिलाइज किया जा सके।
जैसे मॉल्स, ऑफिसेस रेलवे के आसपास हो, रेवेन्यू जनरेशन में और टिकटिंग में ये चीज़ हेल्प कर सके रेलवेज को। ठीक है, तो ये कुछ सजेशन है, जैसे रेलवे डिजिटल ट्विन प्रेडिक्टिव हमको करना पड़ेगा, जैसे एनालिटिक्स आपको डेवलप करना पड़ेगा, डिजिटल ट्विन एंटायर रेलवे नेटवर्क इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रोलिंग स्टॉक, ऑपरेशनल सिस्टम, जो क्रिएट कर सके वर्चुअल रेप्लिका फॉर सिमुलेशन। समझ रहे हैं आप, मतलब जो रियल सिस्टम जैसे वर्क करने वाला है वो सिमुलेशन पे पहले हम करके देखें, टेस्ट करें सही से कि हाँ ये चीज सही से काम कर रही है या नहीं कर रही, उसके बाद ही उसे रियल टाइम पर या ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करें। इस प्रकार के एनालिटिक्स हमें सिमुलेशंस क्रिएट करने पड़ेंगे इंडियन रेलवेज के लिए। बाद में क्या है, ये प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स मतलब बेटा कि डेटा को देखकर आने वाले टाइम में क्या होने वाला है ये प्रिडिक्ट करना। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम हमें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी ऑटोमेटिकली। अब आप देख लीजिए, डेटा साइंसेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग को लाना ही पड़ेगा इंडियन रेलवेज के अंदर। रियल टाइम डेटा, सेंसर्स और कैमरास को मेंटेन करना पड़ेगा, इससे आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है इसे बेहतरीन तरीके से हम प्रेडिक्ट कर सकें, प्रॉफिट रेलवेज का ज़्यादा हो, जिससे कि आम पब्लिक के लिए भी हेल्पफुल हो ये चीज़। ठीक है, इंडिया को इस चीज़ में नीदरलैंड से सीखना पड़ेगा। उन्होंने ये चीज़ को जो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स है उसे इम्प्लीमेंट किया है। तो ये कुछ सजेशन थे हमारे आज के एडिटोरियल में। इंडियन रेलवेज के लिए बहुत ही बेहतरीन एडिटोरियल है। इसी प्रकार के एडिटोरियल्स के लिए डेली बेसिस पर अपडेट करने के लिए आपसे ये सीरीज चलाई जा रही है। तो बच्चों कीप अपडेटेड टू खोजाराम IAS अकेडमी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि आप लोग अगर आज सिविल सर्विसेज की बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं तो एडिटोरियल्स के पॉइंट पर आपको एनालिसिस मिल सके हम एक्सपर्ट्स का, और साथ ही साथ एक क्लीन वे में आपको एडिटोरियल प्रोवाइड करा सके। ठीक है, तो बच्चों कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट है तो डाल दीजिएगा, आपका रिप्लाई कर दिया जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो कल हम एक नए एडिटोरियल के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।